अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। कीप इन माइंड दैट ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो आज के टॉपिक का जो थीम है वो ये है कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो और उसके अंदर एक चार्ज पड़ा हो, यूं इमेजिन करो एक फुटबॉल है और फुटबॉल के अंदर ये समझो एक स्फेरिकल फुटबॉल है और इसके अंदर ये एक चार्ज क्लोज है। हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया जितनी लाइंस पास होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हम वही फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर एक स्फीयर के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज है, उस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स होगा ये हम कैलकुलेट करना, इसका फार्मूला जो है ना हम ड्राइव करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। लेट आई से दैट वी हैव अ स्फीयर। मैंने डायग्राम बनाई हुई है। एक हमारे पास स्फीयर है ऑफ रेडियस, उस स्फीयर का जो रेडियस है मान लो वो कितना है r, ये यहां पे मैंने ड्रा भी किया है। से a यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज क्लोज्ड, उसको हमने क्लोज किया हुआ है विद इन द स्फीयर। Now we want to calculate the electric flux. To calculate the electric flux, ये electric flux मेरा पिछला टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ही था। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला याद हो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर था E डॉट ए। इसमें E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और ए क्या है, एरिया वेक्टर। मगर मसला ये है कि ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। ये जिस तरह ये है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल अगर सरफेस फ्लैट होगी तब ये फार्मूला एप्लीकेबल है। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए सरफेस का फ्लैट होना लाजमी है। तो मैं यही बात लिखूंगा, द फार्मूला is applicable only, ये सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होगा when surface is flat, when surface is flat। ये आपको MCQ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका हमने हल क्या किया, हमारे पास ये सिचुएशन थी, हमारे पास ये एक स्फीयर है जिस तरह की एक फुटबॉल है। फुटबॉल के अंदर हमने ये एक चार्ज रखा हुआ है, जबकि स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, r। अब जिस तरह फुटबॉल अगर आप गौर से देखें उसके ऊपर छोटे छोटे से डिब्बे बने होते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे स्मॉल एरियाज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है एरिया डेल्टा A1। इसी तरह इस फुटबॉल के ऊपर हम एक और छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, डेल्टा एरिया A2। इसी तरह यहाँ पे एक और ले लेंगे फॉर एग्जांपल डेल्टा A3 A4 AN। और हम फर्ज कर लेंगे कि ये एक छोटा सा जो हमने टुकड़ा लिया है फुटबॉल की सतह के ऊपर ये फ्लैट है। अब हमने एक प्रॉब्लम आ रही थी कि फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था, उसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला, हमने सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। सो divide the surface of sphere, sphere की जो सरफेस है उसको डिवाइड कर दें into small area elements, छोटे छोटे टुकड़ों में। कौन कौन से टुकड़े, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। एन कोई भी नंबर हो सकता है, 10 50 कोई भी। एंड हमने डिवाइड तो कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में,
इस टुकड़े में जो इंटेंसिटी होगी, मान लो वो इंटेंसिटी है E1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की वजह से तो इस एरिया के अंदर से पास होंगी। मान लो वो इंटेंसिटी कितनी है, E1। इस एरिया में इंटेंसिटी मान लो E2। इस एरिया में जो इंटेंसिटी होगी वो होगी En। तो हम यही लिखेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू ईच एलिमेंट, थ्रू ईच एरिया एलिमेंट इज E1, E2, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E3 अप टू En। स्टूडेंट ये इंटेंसिटी है हर एरिया एलिमेंट में। नाउ हमारा मकसद है फ्लक्स को कैलकुलेट करना। ये फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फ्लक्स थ्रू ईच एरिया एलिमेंट, हर एलिमेंट में जो फ्लक्स होगा वो कुछ यूं कैलकुलेट किया जाएगा। कल जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको याद होगा वो बराबर होता है, ये लिखा भी हुआ है E डॉट ए। तो पहले एरिया एलिमेंट में जो होगा फ्लक्स 1 यहां पे, वो बराबर होगा E1 डॉट डेल्टा A1। इसको बिल्कुल भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां पे इंटेंसिटी E1 है, एरिया क्या है, डेल्टा A1, और ये बराबर हो जाएगा E1 डेल्टा A1 cos थीटा 1। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे cos थीटा आएगा। इसी तरह दूसरे एरिया एलिमेंट में फ्लक्स फाई 2 होगा, और यहाँ पे होगा E2 डॉट डेल्टा A2, और ये बराबर होगा E2 डेल्टा A2 cos थीटा। तीसरे एरिया एलिमेंट में फ्लक्स 3 हो जाएगा E3 डॉट डेल्टा A3, और ये बराबर हो जाएगा E3 डेल्टा A3 cos थीटा 3 या थीटा। चलते जाएंगे। अब जब हम nth एलिमेंट तक पहुंचेंगे तो फ्लक्स n इज इक्वल टू En डॉट डेल्टा An इज इक्वल टू En डेल्टा An cos थीटा n। अब जब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, स्टूडेंट टोटल फ्लक्स जहर है, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तमाम छोटे छोटे जो टुकड़े हमने फुटबॉल के ऊपर किए थे उनको ऐड कर दें। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा स्टूडेंट फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 अप टू फाई n। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1 या E1 A1 cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा है, प्लस E2 डेल्टा A2 cos थीटा अप टू En डेल्टा An cos थीटा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। अब चूंकि एरिया जो स्मॉल हमने फर्ज किया था वो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, तो हमारा इसका जो सरफेस वेक्टर एरिया होगा इस सरफेस का वो होगा इस तरफ। इसी तरह इसका जो नॉर्मल है वो इस तरफ होगा, इसका अगर हम नॉर्मल लेंगे वो इसी तरफ होगा। इसका मतलब है E और A में जो एंगल है थीटा, वो दोनों क्योंकि आपस में पैरेलल है तो थीटा 0 है। इसी तरह यहाँ भी थीटा क्या है, 0 है। आप लॉजिक क्या बनाएंगे, एज E एंड A एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड एरिया वेक्टर A आर पैरेलल, वो पैरेलल हैं आपस में, तो पैरेलल होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 cos 0 प्लस E2 डेल्टा A2 cos 0 अप टू En डेल्टा An cos 0।
अब cos 0 1 के बराबर होता है, सो मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 अप टू En डेल्टा AN। अब चूंकि ये जो चार्ज है ये स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में पड़ा है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब है E1 की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है इंटेंसिटी E2 के, यानी जितनी नंबर ऑफ लाइंस यहां से गुजरेगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस यहां से गुजरेंगी, उतनी ही इस छोटे एरिया एलिमेंट में से गुजरेंगी। तो मेरे पास दैट इज इक्वल टू En। इंटेंसिटी अगर सेम है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे E से यहां पे E लिख दें तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, इसको मैं कुछ यूं लिखूंगा, ये देखें ये आ जाएगा E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 अप टू E डेल्टा AN। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम ये यहाँ पे E1 नहीं आएगा, अब यहां से E कॉमन ले लें तो मेरे पास टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E कॉमन अंदर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN। ये हमारे पास नेट जो है ना फार्मूला आएगा। अब अगर आप इसको गौर से देखें, डेल्टा A1 यानी एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, अगर तमाम छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर दें तो क्या आएगा, तो वो टोटल एरिया आ जाएगा किसका, स्फीयर का। देखें ना, हमने पूरे फुटबॉल के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, उन तमाम छोटे छोटे टुकड़ों का एरिया ऐड कर देंगे तो वो टोटल एरिया आएगा। इसका मतलब है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। चलें जी, अब एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्फीयर आपने स्कूल लाइफ की मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, स्फीयर का एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास स्फीयर का एरिया का फार्मूला है। और हमारे पास फ्लक्स जो है वो बराबर हो जाएगा टोटल फ्लक्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये A1 प्लस A2 ये टोटल एरिया है स्फीयर का, और स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमने कोई दूसरा या तीसरा टॉपिक जो पढ़ा था 12वें चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और वो बराबर थी KQ ओवर आर स्क्वायर। जबकि इसमें Q सोर्स चार्ज था, R डिस्टेंस था, और K क्या था, कूलम कांस्टेंट। अगर हम कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें तो E इक्वल्स 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। ये E की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां पे पुट कर देंगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। ये आ गई E की वैल्यू इनटू ये वाली वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो पैरामीटर बचे हुए हैं उनको नीट करें तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये आ रहा है जी Q ओवर यस ये एप्सिलॉन नॉट। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको मैं यहां पे नीट करूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टोटल इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे जो है ना अगर पूछा जाए कि एक सरफेस जो क्लोज कर रही है किसको, चार्ज को, तो उसका जो फ्लक्स होता है वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहां से अगर हम MCQ निकालें स्टूडेंट, पहला MCQ आपसे पूछा जाता है कि जो फ्लक्स है क्या वो सरफेस की शेप पे डिपेंड करता है, कि अगर ये सरफेस जो है ना इस शेप की होती, फॉर एग्जांपल ये देखें इस तरह की होती,
एक बेढंगी शेप है ये, क्या फ्लक्स चेंज हो जाएगा? तो हमारे ये फार्मूला क्लियर बता रहा है कि फ्लक्स जो है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो पहला एमसीक्यू, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप। स्टूडेंट वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा एमसीक्यू ये बन रहा है कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज के ऊपर। अगर यहां पे चार्ज ज्यादा होता सरफेस के अंदर जो क्लोज है, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी द फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तीसरा एमसीक्यू, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किसको कहते हैं? मीडियम को। इट मींस दैट अगर हम यहाँ पे मीडियम चेंज कर देंगे, मीडियम यानी एप्सिलॉन नॉट चेंज होने से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? चेंज। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस के अंदर किन चीजों पे डिपेंडेंट है, तो आपका आंसर आएगा कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है फ्लक्स, और मीडियम कौन सा है उस पे वो डिपेंड करेगा। आपसे अगर पूछा जाए कि अगर एक सरफेस है, एक और एमसीक्यू, ये सरफेस है, इसके अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस हैं, देखो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। आपसे पूछा जाता है अब फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये एमसीक्यू है। तो आपका आंसर आएगा अब फ्लक्स 0 होगा अगर एक सरफेस के अंदर दो अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज इनक्लोज कर दिए जाएं, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो 0 होता है। इस टॉपिक में हमने फ्लक्स को देखा है कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, हमने उसका फार्मूला ड्राइव किया है, उससे रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम गॉस या गॉसिस लॉ पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।